सिंप्लिसिटी कैसे बहुत सारे गोल्स अचीव करवा सकती है, गोल्स के कैलकुलेशन में नॉर्मल कैसे होना है, रियलिस्टिक कैसे होना है। मुझे लगा कि ये एक कपल है, तो उनका मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ विथ देयर परमिशन। एंड लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट कि सर प्लीज आप नंबर्स मत चेंज कीजिएगा केस स्टडी में। तो नॉर्मली मैं नंबर भी चेंज करता हूं तो प्रोपोर्शनेटली चेंज करता हूं, तो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर मतलब डिस्कशन जब किया था तो उन्होंने बोला था सर बिल्कुल अगर आप नाम नहीं ले रहे हो तो बिल्कुल सारे नंबर्स डिस्कस कीजिए, सो दैट लॉट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड कि मतलब इसमें से अगर कुछ किसी को कोई कुछ सीख सकता है तो दैट विल बी रियली गुड। सो उसी एंगल से ये केस स्टडी आप लोगों के सामने मैं आज यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ दोस्तों। सो ये जो केस स्टडी है मतलब एक सिंपल मतलब इन अ वे एक फाइनेंशियल प्लान ही डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। हस्बैंड वाइफ दोनों का एज 30 ईयर ओल्ड है, दोनों मतलब बैचमेट थे जिन्होंने शादी की। अभी दो बच्चे हैं उनके, डॉटर जो है वो अराउंड 3 ईयर ओल्ड है, सन इज अराउंड 3 मंथ ओल्ड। बाकी एसेट्स में ईपीएफ में दो बोथ ऑफ देम आर अर्निंग। ईपीएफ में अराउंड 21.4 लाख रुपीज है, म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 30 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स है उनके अभी तक, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मेजरली। फिक्स डिपॉजिट्स इज अराउंड 10 लाख एंड सेविंग्स अकाउंट 5 लाख, तो मतलब टोटल एसेट्स जो है वो अराउंड 66.4 लाख के हैं। घर इन्होंने ले लिया है, मतलब एक फॉरेन ट्रिप यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है तो एक फॉरेन 1-2 साल का प्रोजेक्ट के चक्कर में वो बाहर जाके वहां पे एक अच्छा सेविंग हुआ था दोनों का। सो उस एंगल से अच्छा खासा डाउन पेमेंट हो चुका है, घर वगैरह खुद का है, थोड़ा बहुत लोन बचा है तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट हम मतलब बोलेंगे। बट नेट नेट फाइनेंशियल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 66.4 लाख रुपीस के फाइनेंशियल एसेट्स उनके पास है। इनकम जो है दोनों का मिला के पोस्ट टैक्स बोथ ऑफ देम मिला के 2.5 लाख रुपीस पर मंथ का इनकम है। इसके अलावा ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 34,000 रुपीज पर मंथ, दोनों का मिला के वो जा रहा है, मतलब उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सब मिला के 34,000 जा रहा है। साल में बोनस जो आता है दोनों का मिला के दैट इज अराउंड 4.5 लाख रुपीज पोस्ट टैक्स। और एक्सपेंडिचर जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब जो होम लोन का थोड़ा बहुत ईएमआई जाता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, किड्स एक्सपेंडिचर वगैरह। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो 1.25 लाख रुपीज पर मंथ का जो एक्सपेंडिचर है उसमें उन्होंने बच्चों के स्कूल का भी एक फीस मतलब अराउंड 10 to 15,000 रुपीज पर मंथ पर किड, वो भी उन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। सो ये सब मिला के 1.25 लाख रुपीज पर मंथ का उनका एक्सपेंडिचर होता है। सो नेट नेट जो सेविंग्स है उनकी पर मंथ की दैट इज 1.25 लाख पर मंथ, ये उनका सेविंग है। सो 2.5 लाख में से खर्चा भी उतना है और सेविंग भी उतनी है, तो इसमें वी वर प्लानिंग थिंग्स, ठीक है। सो मतलब ईपीएफ और सेविंग सैलरी फ्रॉम मतलब सेविंग्स सैलरी में से जो सेविंग्स है वो मिला के नंबर आता है अराउंड 1.59 लाख रुपीस पर मंथ। अब जो मेजर गोल्स हमने यहाँ पे प्लान किए वो थे, एक तो इमरजेंसी फंड की, मतलब वैसे दोनों अर्निंग है तो अगर आप 3 महीने का भी सेविंग्स रख लोगे तो भी कोई 3 महीने का सैलरी का भी रख लोगे इमरजेंसी फंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे वर मोर कंफर्टेबल विथ 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड। सो 15 लाख रुपए हमने इमरजेंसी फंड बाजू में रखा, ये फर्स्ट गोल। सेकंड गोल जो हमने डिस्कस किया था वो था मेडिकल फंड का, कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस कवर विच वाज अराउंड 10 लाख रुपीस का उनका बेसिक कवर है चारों का, एंड प्लस कंपनी ने भी अलग से कवर किया हुआ है दोनों को। सो उसके अलावा व्हाट वी डिस्कस्ड कि एक 25 लाख रुपीस का एक मेडिकल फंड एक हाइब्रिड एलोकेशन में रखेंगे हम, हाइब्रिड फंड में, सो दैट अगर कभी मेडिकल इंश्योरेंस कवर के ऊपर भी कभी पैसा लगता है सो देन वी शुड नॉट स्टार्ट लुकिंग भाई कहां से निकाले, तो ये 25 लाख रुपए हमने साइड में रखा है। अनदर थिंग कि दोनों के पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे हैव देयर ओन पेंशंस, एसेट्स है उनके पास, सो दे डोंट रिक्वायर एनी सपोर्ट फ्रॉम किड्स। सो इन अ वे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में बस बच्चे ही है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं तो वैसे फाइनेंशियली एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है वो। तो मेडिकल फंड का भी एक 25 लाख रुपए व्हाट वी डिसाइडेड कि भाई एक हाइब्रिड फंड में हमारा अलग से होना चाहिए। जो थर्ड गोल हमने डिस्कस किया वो था रिटायरमेंट का। ये मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग गोल है विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू पीपल, कि यहाँ बहुत बार जो हमें देख रहे हैं हम कि टिपिकली एवरीबडी वांट्स टू रिटायर अर्ली अर्ली अर्ली।
तो दिस कपल, मतलब ये मेजर, दिस केस स्टडी में से ये मेजर पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि व्हाट दे सेड कि सर 30 साल का एज है हमारा एंड हमें नहीं रिटायर बिल्कुल नहीं होना है, तो 60 साल तक वी वुड लाइक टू वर्क। सो बिल्कुल वी डोंट वांट टू स्टॉप वर्किंग, वी वांट टू अर्न एंड हम उसमें कंटिन्यूअसली बिजी रहना चाहते हैं। सो मेजरली मतलब एक एक एंगल ये है कि थोड़ा सा मतलब दोनों में से एक वेस्टर्न पार्ट है, मतलब महाराष्ट्रियन है एंड एक साउथ इंडियन है, तो वैसा ये शादी था। सो इंटरेस्टिंग। सो उन्होंने बोला है कि हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि भाई रिटायर तभी होना चाहिए जब आपका एज बने, वो ऐसा नहीं कि 45 में होता हूँ। अगेन इट इज नॉट अबाउट टेलिंग समबडी अरे आप गलत सोच रहे हो, बट दे वुड लाइक टू कंटिन्यू वर्किंग टिल 60। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे बहुत दिनों बाद कोई ऐसा, एवरीबडी वांट, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस बोलिए कि टू मच ऑफ स्ट्रेस प्रेशर हो सकता है, नथिंग रॉन्ग, बट दिस कपल वांट्स टू कंटिन्यू वर्किंग टिल 60। मतलब यहां से और 30 साल वो काम करना चाहते हैं और उसके आगे 30 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों ने रखा है अराउंड 90 ईयर्स का। तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन का जो नंबर है दैट वी डिसाइडेड कि भाई आज से लेके 90 तक वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करते हैं 7% पर एनम। ठीक है, तो ये हमने इन्फ्लेशन का नंबर यहां पे रखा है। एंड एक्सपेक्टेड प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एसेट्स जो है दैट वी आर टारगेटिंग अराउंड 12% पर एनम, और ये पोस्ट टैक्स बेसिस पे वी आर टारगेटिंग। ठीक है, सो वो एक नंबर हम यहाँ पे रख रहे हैं। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस है दैट इज फ्रॉम 60 टू 90, दैट वी डिसाइडेड कि इन्फ्लेशन प्लस 3% इज वी शुड टारगेट। सो जिसमें से सपोज अराउंड 20-25% डेट एसेट क्लास होगा एंड अराउंड 75 to 80% जो होगा वो इक्विटी एसेट क्लास होगा। तो ये कॉम्बिनेशन पे वी आर टारगेटिंग अराउंड 10% पर एनम। ठीक है, और एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज इन देयर ईयरली इनकम, यानी कि अप्रेजल कितने परसेंट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा उनका थॉट। उन्होंने बोला सर जो इन्फ्लेशन नंबर हम टारगेट कर रहे हैं वही इनकम ग्रोथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं ऑन द लॉन्गर होराइजन। सो यहाँ एक डिस्कशन वही हुआ कि से सपोज अगर इन्फ्लेशन कम रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इनकम भी कम रेज होगा। दैट्स व्हाट वी वांट टू अज्यूम ओवर हियर। ये हमारा डिस्कशन में से फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, तो हमने 7% का ईयरली इनकम ग्रोथ इन अ वे वी वांटेड टू मैच द इन्फ्लेशन नंबर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस किए। तो ये जब कैलकुलेशन है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आज वो रिटायर होते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। सो दे सेड कि सर आज के हिसाब से हमें लगता है कि 75,000 रुपीज पर मंथ इज व्हाट वी वांट टू टारगेट फॉर। ठीक है, सो उस हिसाब से हमने ये नंबर्स कैलकुलेट किए, यानी कि साल का 9 लाख रुपए, ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। दिस वाज अ वेरी सिंपल कपल, वेरी प्रैक्टिकल कपल। तो उसमें उन्होंने बोला कि सर 9 लाख रुपए आज के हिसाब से आप कंसिडर करके चलो, 75,000 रुपए पर मंथ अगर हमारा घर है हमारे पास और हमारे ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं, मतलब बच्चों का एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बच्चों के मैरिज का इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गए, कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, और 60 तक वैसे भी काम करने वाले हैं। सो ऑलरेडी बच्चे, एक बेटी जो है वो 3 साल की है, बेटा जो है वो 3 महीने का है। तो मतलब बाय द टाइम दे विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो ये इनका काम चल ही रहा होगा उसमें। सो दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बाद इनकी रिटायरमेंट होने वाली है। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें लगा कि यहाँ पे हमने डिस्कस करना चाहिए। तो ये सब अगर assumptions हम लेते हैं, देन द रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड जो आएगा वो था 15 करोड़ 15 लाख रुपीज। कितना? 15 करोड़ 15 लाख रुपए उनको एट द एज ऑफ 60 लगेगा। वहां से लेके 90 तक ये पैसा उनके लिए इनफ होगा। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूं आपको। तो इसमें यह है कि उनका जो ईपीएफ बैलेंस है दोनों का मिला के वो है अभी 21,40,000, और जो मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है ईपीएफ में वो है 34,000 रुपीज पर मंथ। और यहां जो इनकम ग्रोथ उन्होंने एक्सपेक्ट किया वो 7%, दैट इज दे वांटेड टू मैच विद द इन्फ्लेशन नंबर। तो यानी ये जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो 7% से एवरी ईयर बढ़ता जाएगा। एंड जो रेट ऑफ रिटर्न हमने ईपीएफ पे एक्सपेक्ट किया है वो 8% का है। यहां पे डिस्कशन ये हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि सर आगे जाके ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। सो हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ईपीएफ का, उसको हमने लिंक किया है टू
द इन्फ्लेशन नंबर, इन्फ्लेशन प्लस 1% काइंड ऑफ। सो उस हिसाब से हम ये सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। सो उस एंगल से हमने ये किया है। सो अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें से, मतलब रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड कितना था, 15 करोड़ 15 लाख, और इनका जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जो करंट बैलेंस और आगने वाले 30 साल का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन, यानी 34,000 रुपीज पर मंथ की स्टेप अप एसआईपी उन्होंने साल में 7% से बढ़ाने की लगाई हुई है ईपीएफ में, जो उनको 8% रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है पर एनम। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, करंट बैलेंस एंड फ्यूचर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, यही कॉर्पस बनेगा 12.51 करोड़, यानी 12 करोड़ 51 लाख रुपीस का ये कॉर्पस टोटल ओवरऑल बनेगा। मतलब 15 करोड़ 15 लाख में से 12 करोड़ 51 लाख रुपए तो यहीं से हो जाएंगे, यानी बचा कितना, 2 करोड़ 65 लाख रुपीस कुछ, और उनको एडिशनली बिल्ड करना है, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर हम दें, और बाद में आफ्टर रिटायरमेंट इसमें से पोर्शन हम इक्विटी में इन्फ्यूज करेंगे, बिकॉज 15 करोड़ में से 12.5 करोड़ तो डेट में है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और हमने कितना टारगेट किया था, हमने टारगेट किया है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये जो 2 करोड़ 65 लाख रुपीस का कॉर्पस उनको कलेक्ट करना है, उसके लिए उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर आज वो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते हैं इक्विटी फंड्स में, जो उनको 12% रेट ऑफ रिटर्न देंगे पोस्ट टैक्स टिल रिटायरमेंट, तो ये 9 लाख रुपए बचे हुए 2.65 सीआर बन जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इनके पास, अगर वो आज 8,700 रुपए पर मंथ की नॉर्मल एसआईपी लगा देते हैं, देन दिस पर्टिकुलर कॉर्पस विल बी अचीव्ड थ्रू नॉर्मल एसआईपी। या फिर थर्ड ऑप्शन इनके पास है, आज अगर वो 4,500 रुपए पर मंथ की स्टेप अप एसआईपी लगाते हैं, तो ये स्टेप अप एसआईपी विल टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग कॉर्पस ऑफ 2.65 करोड़। यानी इन तीनों में से एक रूल, एक डिसिप्लिन अगर वो फॉलो करेंगे, सो दिस पर्टिकुलर गोल इज अचीवेबल। सो यहां पे हमारा जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने बोला कि सर 4,500 रुपए का स्टेप अप एसआईपी यहां पे हम स्टार्ट करेंगे, एंड दिस स्टेप अप एसआईपी विल टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट गोल, बिकॉज ऑलरेडी आपकी एक 34,000 रुपए पर मंथ की ईपीएफ में स्टेप अप एसआईपी चल रही है, दोनों की मिला के 34,000 रुपीज। तो वो एंड प्लस ये 4,500 का इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टेप अप एसआईपी, तो ये दोनों मिला के ये पर्टिकुलर गोल उनका अचीव कर देगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब आप समझिए उनके पास सेविंग कितनी है महीने की, 1,25,000 रुपीज पर मंथ। उसमें से चलो 4.5 की जगह 5,000 पकड़ लो, 5,000 रुपए का स्टेप अप एसआईपी हमें लगाना होगा रिटायरमेंट के लिए, और 34,000 का ईपीएफ का तो वो जा ही रहा है क्योंकि 60 तक वो काम करने वाले। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये गोल काफी कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट गोल की तरफ चलते हैं। तो उनको जब प्रायोरिटी में हायर एजुकेशन का गोल उन्होंने नेक्स्ट गोल रखा था, जिसमें आज के हिसाब से दे वांट टू प्रिपेयर फॉर 25 लाख रुपीस ऑफ ग्रेजुएशन कॉस्ट एंड 25 लाख रुपीस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कॉस्ट फॉर बोथ द किड्स। तो यानी यहां से लेके 14 साल बाद बेटी का फर्स्ट ग्रेजुएशन आएगा, तो उस पे अगर हम 10% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी पकड़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन नॉर्मली ज्यादा होता है, तो उस केस में अगर वो आज के हिसाब से 16,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो बेटी के ग्रेजुएशन का एक्सपेंडिचर भी वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो एसआईपी है वो नेक्स्ट 14 इयर्स के लिए ही लगानी है, ठीक है। और आज की जो 25 लाख रुपए की कॉस्ट है वो 14 साल बाद रहेगी 92 लाख रुपीज। तो ये गोल 16,000 की एसआईपी से कंप्लीट हो सकता है ग्रेजुएशन का। उसी तरीके से उसके बाद 4 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आज के हिसाब से 25 लाख रुपए, यानी यहां से 18 साल के बाद दैट पर्टिकुलर कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी 1.35 करोड़। तो उस गोल के लिए भी अगर वो 13,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो ये गोल भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी बेटी के लिए अगर वो टोटल 29,000 रुपीज की स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो बेटी के एजुकेशन का गोल यहाँ पे कंफर्टेबली कवर हो जाएगा। और बेटा जो अभी 3 महीने का है, उसको 17 साल बाद ग्रेजुएशन के लिए पैसा लगेगा, और 21 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो आज का 25 लाख रुपए ग्रेजुएशन का कॉस्ट होता है 1.22 करोड़, और आज का 25 लाख पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर 21 ईयर्स होता है 1.8 करोड़।
तो ये गोल्स के लिए भी अगर वो कंबाइंड अगर हम देखते हैं तो अराउंड 24,000 की स्टेप अप एसआईपी अगर लगाते हैं वो, तो ये चारों गोल्स उनके मतलब ये दोनों गोल्स बेटे के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोनों अगर हम ये देखते हैं, बेटी और बेटे का एजुकेशन का एक्सपेंडिचर के लिए उनको कितनी स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए, तो 53,000 रुपीज की स्टेप अप एसआईपी भी वो अगर करेंगे आज के हिसाब से, सो देन दिस पर्टिकुलर कॉर्पस विल बी अचीव्ड। और टोटल कॉर्पस कितना है चारों गोल का, फ्यूचर कॉस्ट 5,28,00,000 रुपीज। तो ये 5,28,00,000 रुपीज 53,000 रुपीज पर मंथ की स्टेप अप एसआईपी पे कंप्लीट हो सकता है। और ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अगर वैसे देखा जाए तो 30 साल का एसआईपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 14 साल के लिए बेटी की ग्रेजुएशन, 18 साल बेटी का पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल बेटे का ग्रेजुएशन और 21 साल बेटे का पोस्ट ग्रेजुएशन, ये इनके इन्वेस्टमेंट होराइजन इन एसआईपीज के लिए होने चाहिए। तो ये गोल भी कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे। तो अभी तक अगर हम देखते हैं, सो दोनों मिला के अराउंड 57-58,000 रुपीज की स्टेप अप एसआईपी की अभी तक की रिक्वायरमेंट उनके पास आई है। ठीक है, तो ये 5 मेजर गोल्स, रिटायरमेंट, बच्चों के दोनों बच्चों के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये 5 गोल्स विथ 58,000 रुपीज ऑफ स्टेप अप एसआईपी प्लस 34,000 का ईपीएफ का स्टेप अप एसआईपी, इससे वो कंप्लीट हो रहे हैं। अभी भी अगर हम देखते हैं 1.25 लाख में से सिर्फ 58,000 ही हमने एलोकेट किए हैं। तो हमारे पास जो स्कोप है इन्वेस्ट सेविंग का, वो और भी यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है। तो नेक्स्ट गोल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट गोल जो उन्होंने लिया था दोनों बच्चों के मैरिज का, बेटी का मैरिज आफ्टर 23 ईयर्स एंड बेटे का मैरिज आफ्टर 28 ईयर्स ऑलमोस्ट। ठीक है, सो आज का कॉस्ट है 25 लाख रुपीज, वहां पे 7% पर एनम का हमने इन्फ्लेशन लगाया। तो फ्यूचर कॉस्ट जो है बेटी का वो होगा, ये जो मैरिज का वो होगा 1.15 करोड़ एंड बेटे का होगा 1.61 करोड़। तो फॉर दीज गोल्स ऑल्सो अगर आज के हिसाब से वो 9,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो ये गोल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस पर्टिकुलर गोल इज ऑल्सो कंप्लीट। हाउस का गोल ऑलरेडी कंप्लीटेड है उनका, दे डोंट वांट अ न्यू हाउस। ठीक है, मतलब अभी तो दैट इज द थॉट प्रोसेस। एक इंटरेस्टिंग और एक गोल है, वो है व्हीकल रिप्लेसमेंट का गोल, वो भी उन्होंने कवर किया है। ठीक है, यानी अभी उनके पास गाड़ी उन्होंने ली है, सो 10 साल की 3 साइकिल्स दे वांट टू फॉलो, जिसमें आज के हिसाब से 15 लाख की गाड़ी वो लेना चाहते। सो एक 10 साल के बाद, एक 20 साल के बाद और एक 30 साल के बाद गाड़ी लेना चाहते। तो फ्यूचर कॉस्ट अगर 7% इन्फ्लेशन से मैं देखता हूं, दैट पर्टिकुलर फ्यूचर कॉस्ट वुड बी 29 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट रिप्लेसमेंट, 57 lakhs rupees for the second replacement and 1.1 crore for the third replacement। तो अगर नंबर्स में आपको बताऊं तो पहली गाड़ी के लिए 10,000 की स्टेप अप एसआईपी लगानी होगी, दूसरी गाड़ी के लिए मात्र 4,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी लगानी होगी ऑब्वियसली फॉर 20 इयर्स, एंड तीसरी गाड़ी के लिए मात्र 2,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी लगानी होगी। यानी टोटल स्टेप अप एसआईपी रिक्वायर्ड इज 16,000 रुपीज एंड तीनों गाड़ियों का उनका एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मतलब पहली गाड़ी के बाद 10,000 रुपए और फ्री हो जाएंगे, दैट इज डिफरेंट, मतलब वो वेल्थ क्रिएशन में जाने वाला है। तो ये सारे गोल्स भी अगर हम कवर करते हैं तो उनको टोटल एसआईपी रिक्वायर्ड आती है स्टेप अप एसआईपी, दैट इज 83,000 रुपीज पर मंथ। उनकी सेविंग कितनी है, 1.25 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे अभी भी उनके पास क्लोज टू मतलब 17 और 25 मतलब 42,000 रुपीज पर मंथ का अभी उनके पास सरप्लस अवेलेबल है। 42,000 एंड प्लस बहुत सारे एसआईपी जो है वो बीच बीच में खत्म, मतलब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो वो भी वेल्थ क्रिएशन में जाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, बाय द टाइम दे विल रिटायर, they will have a corpus of almost 25 to 30 crore rupees। मैं ये 12 to 14% का CAGR वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब कहीं नहीं तो भी 20 से 25 करोड़ रुपए का एसेट उनका वेल्थ क्रिएशन का क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। then why this particular wealth creation corpus is important, because ये corpus जो है वो हम ये लोग उनके अगर गोल्स जो है वहां पे अगर कुछ सरप्लस रिक्वायरमेंट आती है या कुछ गोल्स चेंज हो जाते हैं, भाई एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा पैसा लग गया तो वहां वो कम कवर हो सकता है, या फिर आगे जाके उनको लगता है कि नहीं मुझे
हाउस अपग्रेड करना है, तो शुड आई सेल माय एग्जिस्टिंग वन, कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे तो मैं वो यूज कर सकता हूँ क्या, या कर सकती हूँ क्या, तो डेफिनेटली दे कैन यूटिलाइज दैट मनी। तो ये सारी चीजें या मतलब उस तरीके से फॉलो होनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, बहुत सारे नए गोल्स भी ऐड हो सकते हैं, बट व्हाट आई फेल्ट गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर कपल इज कि एक सिंप्लिसिटी थी, और नंबर्स ऐसे मतलब आजकल जब हम डिस्कस करते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का एजुकेशन एक्सपेंडिचर कर, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी ऑफ द फाइनेंशियल गोल अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बहुत बार हम ना ये गोल्स के चक्कर में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके चले जाते हैं, एंड दैट शुड नॉट हैपन, सो दैट इज द थिंग। सो मुझे वही सही लगा ये कि ये जो मैंने डिस्कशन किया था कि एक सिंपल अप्रोच भी अगर आप लेके चलते हो, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग कि सर ग्रेजुएशन का एक्सपेंडिचर मैं करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बेटा या बेटी कैपेबल होंगे so they can go for the loans, but graduation तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वहां पे आई वुड लाइक टू प्रिपेयर माई सेल्फ रियली वेल। तो वो दैट इज ऑल्सो फेयर अप्रोच, देर इज नो नथिंग रॉन्ग। प्लस एक और भी चीज है कि जिसमें वेकेशन का गोल भी डिस्कशन हुआ था, तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी ईयरली बोनस का पोर्शन आता है, दैट पर्टिकुलर मनी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर योर ट्रैवल एक्सपेंडिचर। ईयरली जो वेकेशन होते हैं आपके, उससे हम बिल्कुल मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग नहीं करना चाहते कोई नहीं, तो वो स्पेंडिंग शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग का कोई गोल है तो उसके लिए आप डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हो। अगर उसके बाद भी पैसा बचता है, सो डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज दैट मनी, एंड वो पैसा आप यूज कर सकते हो फॉर वेल्थ क्रिएशन का कोई अगर गोल है तो उसके लिए, मतलब जो गोल है उसमें आप एलोकेट डेफिनेटली कर सकते हो। इनकम ग्रोथ अगर ज्यादा हो जाती है, एग्जांपल कि भाई ज्यादा इनकम ग्रोथ हो गया, हमने तो 7% पर एनम का कंसिडर किया है, हो सकता है इनिशियल ईयर्स में 15-20% तक का भी इनकम ग्रोथ मिल जाए, ठीक है, या फिर जब स्विच हो जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां जो भी सेविंग्स है हमारे एक्चुअल सेविंग जितने बढ़ रहे हैं वो हमने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज हम एक्सपेक्ट करें कि 7% का एवरेज ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, बट आगे जाके अगर वो और मॉडरेट होता है तो क्या करेंगे। सो दैट्स व्हाई जो इनिशियल ईयर्स में अगर हम 15% से सैलरी ग्रोथ होती है, तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि सेविंग जो है वो 20-22% से बढ़ जाए हमारे, ठीक है। तो एसआईपी जो है वो जो भी परसेंटेज में आपकी सेविंग्स बढ़ी है, उसी परसेंटेज में आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इनिशियल ईयर का जो स्टेप अप होगा वो हायर साइड में अगर हो सकता है तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट, क्योंकि ओवर द पीरियड वो अगर मॉडरेट हो जाता है तो वहां पे वो चीजें नीचे आ सकती है। दैट्स व्हाई हमें एवरेज चाहिए, हमें सीएजीआर 7% का इनकम ग्रोथ का चाहिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी मतलब अगर उससे ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ा पाए तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू फॉलो। तो ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। तो दिस वाज दी केस स्टडी की जहां रियलिस्टिक गोल्स रख के आप कैसे अपने फाइनेंशियल प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हो, ये चीजें नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। अगर कैपेसिटी है तो डेफिनेटली आप हायर नंबर्स, इन्फ्लेटेड नंबर्स भी अचीव कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट उसके चक्कर में अगर कोई चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सो दोज थिंग्स शुड नॉट हैपन, ऐसा हमें जेन्युइनली लगता है। तो दैट वो आपने फॉलो करना चाहिए वहां पे।